Hello everyone, have a warm welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about hemophobia. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया को जनरली ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है ना? ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिजीज भी, ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ब्लीडर्स जैसे नाम जो है हम देख रहे हैं कि हीमोफीलिया, हीमो वर्ड जो है, हीमो से हमें समझ में आ रहा है कि हीम जो है वो किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से। तो मीन्स कि हीम मीन्स ब्लड, फीलिया जो है वो बायोलॉजी में हम वर्ड यूज करते हैं किसी भी डिक्रीज के लिए, ठीक है, या डेफिशिएंसी या डिक्रीज के लिए। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हीमोफीलिया वर्ड का मतलब क्या हुआ? मीन्स ब्लड लॉस या ब्लड का कम होना। तो ऑब्वियस है कि ये कोई एनीमिया टाइप का तो है नहीं है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग होती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है, इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक बारी अगर किसी को चोट लग जाती है तो जनरली नॉर्मल पर्सन में जब भी चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉटिंग की वजह से वो खून बहना रुक जाता है। पर किसी को भी हीमोफीलिया है तो उसमें ऐसा नहीं होता। उस पर्सन का क्या होता है कि जब भी चोट लगती है तो उसमें खून का थक्का जमने का जो प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है या नहीं होती है, और उसकी वजह से एक्सेस ब्लड लॉस भी हो जाता है। अगर मान लो कि बहुत एक्सीडेंट हुआ है या सीवियर इंजरीज हुई हैं तो कभी कभी जो है ये बहुत जानलेवा हो सकता है, ठीक है। मीन्स कि वो पर्सन जो है उसकी डेथ भी हो सकती है हीमोफीलिया की वजह से। और हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सेक्स और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको जानने समझने के लिए हम आगे स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्सोसोम्स। जैसे कि हमें पता है जो सेक्सोसोम्स हैं वो मेल में और फीमेल में दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया है सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड। मीन्स ये वाले जो एक्स हैं, जो मेल में 1x है और फीमेल में 2x है, ठीक है, इन दोनों में से किसी के साथ भी जो है वो हीमोफीलिया का जो जीन होगा वो अटैच होगा, ठीक है। और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, मीन्स डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। अब ये तीन कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, देखो यहाँ पे एच जो है मैं एक जीन को जो है वो डिनोट कर रही हूँ कि एक एक्स में, ठीक है ना, ये फीमेल वाले कंडीशन है। अगर एक एक्स में जो है वो जीन कैरी कर रहा है, हीमोफीलिया का जीन कैरी कर रहा है, दूसरा एक्स भी हीमोफीलिया का जीन कैरी कर रहा है, तो ये क्या हुई? डोमिनेंट फॉर्म हुई। ऐसा जो फीमेल होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मीन्स अगर डोमिनेंट हो हीमोफीलिया फीमेल में, डोमिनेंट कंडीशन अगर आती है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर हो भी कभी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो कंडीशंस जनरली होती है वो रिसेसिव फॉर्म्स होती है। अब रिसेसिव फॉर्म ये है, फीमेल में ये रिसेसिव फॉर्म में एक एक्स क्रोमोसोम पे जो होगा वो हीमोफिलिक जीन होगा, और ये मेल में रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है ना, कि वाई क्रोमोसोम में तो कैरी नहीं करेगा, एक्स में ही जो है वो हीमोफिलिक जीन कैरी होगा। तो इस एक्स में जो कैरी है ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो जो फीमेल है ये हमेशा ही रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो फीमेल में जब भी ये होगा ये रिसेसिव कंडीशन है, तो इस एक एक्स में अगर हीमोफिलिक जीन है तो ये वाला एक्स जो होगा ये एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। उसके बदले में दूसरा एक्स है तो ये दूसरा एक्स जो होता है क्रोमोसोम ये एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। इसीलिए फीमेल में कभी हीमोफीलिया नहीं होता है। फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, पर उनमें खुद जो है उस कैरियर फीमेल में हीमोफीलिया के कैरेक्टर्स जो होते हैं या हीमोफीलिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी भी नहीं आते, हमें नहीं पता लगता। वो फीमेल जो होती है उसमें वो डिजीज नहीं होती है। पर जो मेल होता है हमें पता है मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई है, इसमें एक ही एक्स है और एक ही वाई है, इन दोनों के अपने अपने अलग अलग रोल हैं। अब इस एक्स को जो हीमोफिलिक रिसेसिव मतलब हीमोफिलिक जीन है इसमें, इस एक्स में
ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक और एक्स यहाँ पे तो है नहीं है, इसको अपने कैरेक्टर शो करने ही पड़ेंगे। इस एक्स को, ये वाई अपने कैरेक्टर शो करेगा, एक्स अपने कैरेक्टर शो करेगा। जब ये अपने कैरेक्टर शो करेगा तो ये हीमोफिलिक जो भी कैरेक्टर है उसको भी शो करेगा, हीमोफीलिया वाले को। इसीलिए जो मेल्स होते हैं, होती तो रिसेसिव फॉर्म ही है उनमें भी, बट उनमें जो है वो हीमोफीलिया शो होता है, उनमें वो डिसऑर्डर होता है, उनमें सिम्टम्स आते हैं हीमोफीलिया के। ओके, तो और देखो मेल अफेक्ट्स यूजुअली जो हीमोफीलिया होता है वो जनरली मेल्स को अफेक्ट करता है, फीमेल्स मोस्टली कैरियर्स होती हैं, और ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रिस क्रॉस, है ना, इट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, ये हमें जैसे कि एक पीढ़ी में, है ना, एक पीढ़ी में अगर मान लो कि ये फर्स्ट जो है फीमेल को है, तो जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो उसमें सिर्फ मेल्स को ही होगा, जब तीसरी पीढ़ी आएगी उसमें अगेन फीमेल्स को ही होगा। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है वो शो करता है। ये हम इसके क्रॉसेस देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, और इसको जो है वो रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने वेरियसली एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि क्यों जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो थी कैरियर हीमोफीलिया की। जब पेडिग्री एनालिसिस किया गया उनका, तो ये बात सामने आई थी कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी, उसकी वजह से जो उनके आगे को जो भी बेटे हुए उनमें जो है हीमोफीलिया डिजीज हुई थी। ठीक है, तो मे भी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो होता है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो है मेन हमें हीमोफीलिया को समझने के लिए हमें ये चीज समझनी होगी कि कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, उसमें 13 फैक्टर जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, वो जरूरी होते हैं। ब्लड कोगुलेशन करने के लिए 13 फैक्टर जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। ठीक है, एक चेन रिएक्शन होता है कि फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फैक्टर 13 होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, एक साथ उनमें रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक कास्केड होती है, एक चेन होती है ये, और फिर क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो इतना सा ही याद रखना, कोगुलेशन प्रोसेस में 13 फैक्टर जो है वो नेसेसरी होते हैं कोगुलेशन के लिए। अब इन कोगुलेशन फैक्टर में फैक्टर नंबर 8, 9 और फैक्टर 11 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आता है, डिफेक्ट इन क्लॉटिंग प्रोसेस। क्लॉटिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आता है और उसी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स जो हैं वो इसी के बेस पे हैं, हीमोफीलिया की टाइप। तो टाइप्स में आते हैं हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। ठीक है, जो हीमोफीलिया ए है इट मोस्टली ये ही होता है सभी में। हीमोफीलिया ए जो है वो 85% पर्सन्स में होता है। ठीक है, और ये फैक्टर 8 इस तरह से लिखते हैं, मैंने सिंपली 8 भी लिखा हुआ, पर इस तरह से जो है रोमन में इसको लिखा जाता है कि फैक्टर 8 जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। अब हमें पता है कि कौन सा फैक्टर है, कोगुलेशन फैक्टर है। ठीक है, अब इसी फैक्टर को जो है उसका अदर नेम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन मीन्स एक टाइप का प्रोटीन, तो इसकी जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो हीमोफीलिया ए होगा, मीन्स इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। कोई भी फैक्टर मिसिंग हो बीच में एक, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया बी है, 15% पीपल्स में ये होता है, और ये फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है, और इस फैक्टर 9 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर भी कहा जाता है, अदर नेम है ये इसका। ठीक है, और इसी को जो है वो क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है, जो इस फैक्टर की डेफिशिएंसी को ही हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज कहा जाता है। मोस्टली कई बार पूछा जाता है कि क्रिसमस डिजीज क्या है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें कि हीमोफीलिया बी या जो फैक्टर नंबर 9 है उसकी डेफिशिएंसी को ही क्रिसमस डिजीज कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है हीमोफीलिया सी, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, पर ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया सी जो है वो बहुत रेयरली होता है, 5% जो लोग होते हैं उनमें ये होता है, और ये फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से होगा। तो फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 जो है, जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, उनकी इन 3 कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी से जो है वो हीमोफीलिया हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम पैटर्न देखते हैं जनरली, जैसे कि हमारे पास कैरियर फीमेल है। ठीक है,
कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल है। अगर एक नॉर्मल मेल का जो है वो क्रॉस किया जाए कैरियर फीमेल के साथ तो उससे जो प्रोजेनी हमें मिलेगी उसमें हम देख सकते हैं कि हमने ये पुनेट स्क्वायर बनाया हुआ है, इसमें हमने क्रॉस किया है तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो है फीमेल जो है, एक फीमेल कैरियर आ रही है, एक नॉर्मल आ रही है, एक जो है हीमोफिलिक मेल आ रहा है, एक नॉर्मल मेल आ रहा है। ठीक है, तो अगर फीमेल जो है वो कैरियर है तो मोस्ट प्रोबेबली हीमोफिलिक मेल जो होगा वो उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी। ठीक है, फीमेल हमेशा ही कैरियर होगी। और इवन ये जो हीमोफीलिया जो डिजीज होती है ये बहुत सीवियर होती है। इसमें इवन कि कोई दांत भी निकलवाता है ना, जैसे कोई हीमोफिलिक मेल है वो दांत निकलवाएगा तो जो दांत निकालने के बाद उसकी वहां से ब्लीडिंग भी नहीं बंद हो पाती है। ठीक है, तो मतलब इतनी सीवियर डिजीज होती है ये। ठीक है, और ये हमने देखा कि कैरियर फीमेल जो है उससे हीमोफिलिक मेल जो है वो उसकी प्रोजेनी में आ रहा है कि फीमेल हमेशा कैरियर ही होंगी। अब जो सेकंड केस है हमारे पास, अगर हम लेते हैं हीमोफिलिक मेल का क्रॉस करवाते हैं नॉर्मल फीमेल के साथ तो जो प्रोजेनी होगी उसमें मेल्स में ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी, सारी जो है फीमेल ही कैरियर जो है वो प्रोजेनी में मिलेंगी। आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें फीमेल होंगी तो वो कैरियर होंगी और मेल होंगे तो वो नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है या इसके क्रॉसेस हैं। कई बार मोस्टली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन क्रॉसेस से। कई बार जो नीट होता है उसी में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे नॉर्मल फीमेल है उसका हीमोफिलिक मेल के साथ क्रॉस करवाया जाए तो कितने परसेंटेज जो है वो होगी कैरियर फीमेल की या कितनी परसेंटेज होगी नॉर्मल मेल्स की, है ना। तो ये ऑप्शंस में आता है बहुत बार। In hemophilia, due to absence of clotting factor, patient continue to bleed. Even minor कट भी लगे तभी पेशेंट जो होता है वो कंटिन्यू उसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसमें मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, और इसमें इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं है हीमोफीलिया की, है ना, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो वो हेल्प कर सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है अगर की जाए तो वो हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कराए जाएंगे मतलब ब्लड किसी को चढ़ाया जा रहा है जिसको हीमोफीलिया हुआ है उसको नॉर्मल पर्सन जो है उसका ब्लड दिया जा रहा है तो क्या होगा कि जो दूसरा नॉर्मल पर्सन का ब्लड दिया जा रहा है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी तो होंगे, वो क्लॉटिंग फैक्टर उस हीमोफिलिक पर्सन के बॉडी के अंदर जाएंगे तो इवन कुछ तो वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो थोड़े बहुत क्लॉटिंग तो करेगा ही करेगा। इवन कि ये परमानेंट इलाज तो नहीं है पर फिर भी थोड़े टाइम के लिए कुछ तो वो हीमोफिलिक पर्सन जो है वो रिलैक्स फील करेगा। ठीक है, अगर इसमें मेन हीमोफीलिया में यही डर रहता है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए तो वो जो पर्सन है, पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। ठीक है, तो ये थी हीमोफीलिया के बारे में हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।